हाँ तो विद्यार्थियों, अब तक हमने कितने प्रश्न कर लिए हैं? 4 प्रश्न कर लिए हैं। आज हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ प्रश्न लिखे हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उचित गुणधर्म का नाम बताओ। यानी इन प्रश्नों में कौन कौन से आपके गुणधर्म लग रहे हैं, आपको उनके नाम बताने हैं। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर सुनना ध्यान से। ये आपके 2 संख्या हैं, ये आपकी 2 संख्या हैं और ये आपकी तीसरी संख्या आ गई। तो इसको गुणा किया जाए, बराबर इसको गुणा किया जाए तो कितना आ रहा है? 4/5 आ रहा है। तो यहाँ पर जो गुणा किया जा रहा है वो किससे गुणा किया जा रहा है? एक से गुणा किया जा रहा है। यहाँ पर भी किससे गुणा किया जा रहा है? 1 से गुणा किया जा रहा है। और उत्तर क्या आ रहा है? वही 4/5 आ रहा है, और वो भी किसका आ रहा है? माइनस का। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो नियम बन रहा है हमारा, वो एक तो बन रहा है क्रम विनिमय का नियम। क्यों बन रहा है क्रम विनिमय का नियम? क्योंकि देखो 4/5 माइनस का और फिर 1 लिख रहा है, फिर बाद में क्या लिख दिया? 1 पहले लिख दिया और 4/5 को बाद में लिख दिया। तो इस तरह से आपके क्रम विनिमय का नियम लगा हुआ है। लेकिन आप जब आपने इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ रहा है? माइनस के 4/5 आ रहा है। तो एक जो होता है वो गुणात्मक तत्समक भी होता है। तो आप और क्या लिख सकते हैं? गुणात्मक तत्समक। एक जो है वो आपका क्या है? गुणात्मक तत्समक है। एक को यदि आप किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो आपके यहाँ पर 2 गुणधर्म आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ क्या हो रहा है? इनका क्रम बदल दिया गया है। -13/17 को क्या लिख दिया? बाद में, और -2/7 को क्या लिख दिया? पहले। तो ये क्या है? यहाँ पर क्रम विनिमय का नियम बन रहा है। कौन सा नियम बन रहा है? क्रम विनिमयता का। यहाँ पर कौन सा गुणधर्म है आपका? क्रम विनिमयता का। और लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 19/29। 19/29 को आप देखेंगे तो उल्टा देखिए, आप उल्टा कर रखा है, यानी व्युत्क्रम से गुणा कर रखा है। किससे गुणा कर रखा है? व्युत्क्रम से गुणा। या आप और क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? कोई ऐसी संख्या जिसको दी हुई संख्या से गुणा कर दें तो आपका जो आंसर आता है वो कितना आता है? 1 आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। और क्या लिख सकते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका 5वां प्रश्न, जिसमें हमें गुणधर्मों को बताना था। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न 6वां क्या है। तो देखिए, आप लिखते रहें प्रश्नों के आंसर अपनी नोटबुक में और रिवाइज करते रहें, तभी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। अब देखिए, 6/13 को हमें 6/13 को गुणा करना है। किससे गुणा करना है? -7/16 के व्युत्क्रम से। तो का व्युत्क्रम मैं लिख दिया 6/13 गुणा करना है -7/16 का व्युत्क्रम। तो बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। 6/13 गुणा इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16/-7। इसका उल्टा कर दिया आपने। अब गुणा करो आप, 16 गुणा 6 करिए तो 16×5 = 80 और 16×6 = 96। और 13 गुणा 7 कीजिए तो क्या आएगा? 91। लेकिन किसका आएगा? प्लस है, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या आएगा? माइनस। अब आप इस माइनस को ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं। आपका आंसर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। आपका आंसर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। इसके बाद हम करते हैं 7वां प्रश्न। आपको 7वें प्रश्न में जब आप बुक में देखेंगे तो बुक में क्या दिखेगा आपको? आपको ये संख्याएं दे रखी है समान समान। इसको हम किस गुणधर्म से परिकलित करेंगे? इसको इस रूप में परिकलित करना है हमें, तो किस रूप से परिकलित करेंगे हम?
तो यहाँ गैप दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, गैप, और फिर यहाँ पर गैप दे रखा है, यानी ये दोनों संख्याएं नज़दीक नज़दीक दिख रही हैं और ये संख्याएं भी नज़दीक नज़दीक दिख रही हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, गुणा के रूप, कोष्टक के रूप में बंद कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/3 गुणा, फिर कोष्टक 6 गुणा 4/3। ये नज़दीक नज़दीक है इसलिए इन दोनों को कोष्टक में पैक कर दिया। और यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुणा 6 और गुणा कितना लिख देंगे आप, 4। तो ये जो नियम है आपका वो कौन सा है, 6 को पहले 4/3 का साथी बनाया, फिर 6 को हमने 1/3 का साथी बनाया। तो ये कहलाएगा आपका साहचर्यता का नियम। कौन सा नियम कहलाएगा, साहचर्यता का नियम या साहचर्यता गुणधर्म। तो आप इसको किस नियम से परिकलित कर सकते हैं, साहचर्यता के गुणधर्म से परिकलित कर सकते हैं, क्योंकि गुणा साहचर्य गुणधर्म का क्या करता है, पालन करता है। गुणा जो होता है वो हमारा किसका पालन करता है, साहचर्यता का पालन करता है। इसके बाद हम करते हैं 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में हमसे कहा गया है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो -1 सही 1/8 को पहले तो आप क्या करेंगे, सरल करेंगे, करिए आप सरल। तो 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 और 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ये माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, कहीं यहाँ गलती मत कर देना। 8 गुणा 1 किया -8 और +1 कर दिया तो क्या आ जाएगा, +-7। ऐसे नहीं करना है, इस माइनस को तो माइनस ही रहने देना और इसको जो है इसको किस में बदल देंगे आप, सरल भिन्न में। सरल भिन्न में कैसे बदला जाता है, जो इसके बगल में जो संख्या लिख रही है यहाँ पर इससे गुणा करते हैं हर को और ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं। तो 8 को 1 से गुणा किया 8 और 8 आएगा तो 8 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 9। तो आ जाएगा आपका 9/8 माइनस का। अब इसका यदि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो मैंने आपको अभी सवाल करवाए थे का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो बताइए आप इसको उल्टा कर देंगे और चिन्ह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा वो आ जाएगा 8/9 और वो किसका आएगा, माइनस का। तो ये तो होगा आपका सही आंसर। और दे क्या रखा है आपको, 8/9। तो आप क्या कहेंगे 8/9 के बारे में, 8/9 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्यों नहीं है, कारण देना है। तो क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या निकाला था अभी आपने, क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 होता है। इस तरह से आपको अपने प्रश्न का आंसर देना है। इसके बाद हम एक और प्रश्न करते हैं 9वां, वो भी सेम ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न को देखेंगे आप, 3 सही 1/3। तो 3 तिया के 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम यदि ज्ञात करना है आपको, तो इसका अंश और हर आपस में बदल देंगे तो क्या आएगा 3/10। और यदि 3 में हमें 10 का भाग देना है तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो भाग टूटी की सुपर, भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। तो यहाँ क्या बढ़ा देते हैं, एक 0। और 10 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और शेषफल क्या बच जाएगा, 0। यानी जब 3 में 10 का भाग दिया जाएगा तो उत्तर जो आएगा वो आएगा 0.3। यानी कि 3 सही 1/3 बराबर, आपने इसको सरल भिन्न में बदल दिया तो 10/3 आया। और 10/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो 3/10 होता है। और 3/10 को भी आप कैसे लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, हाँ
उत्तर किस में आएगा? हाँ में, क्योंकि जो आया है और जो दे रखा है वो सेम आ गया, तो हाँ 3 सही। 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्या लिख देंगे आप? हाँ 3 सही 1/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 0.3 है। यदि है तो क्यों है, क्यों बता दिया हमने कारण, और क्यों नहीं है का कारण यहाँ पर है ही नहीं है तो क्या कारण बताएंगे आप? है तो क्यों है आपने देख लिया। इसके बाद हम करेंगे 10वां प्रश्न, तो आप इसको लिखिए। इसके बाद हम 10वां प्रश्न करते हैं, जल्दी से लिख लें इसको। देखिए अब अगले प्रश्न करते हैं हम 10वां और 11वां। कौन से प्रश्न करते हैं हम? 10वां और 11वां। तो 10वां प्रश्न क्या है कि लिखिए, आपको लिखना है, यहाँ 3 प्रश्न दे रखे, लिखना है इनके बारे में। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है एक बार, और समझ लो जैसे 3/4 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। यदि आपका 1 है तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, -1 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? -1 ही होगा। यदि ऐसे है 5 तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। इसका व्युत्क्रम 1 ही क्यों होता है? क्योंकि इसको 1 के बटे में लिखिए आप तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसको भी 1 के बटे में लिखिए आप, 1/-1। तो 1/-1 का जो आंसर आता है वो क्या आता है? -1 ही आता है। और 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5 हो जाएगा। यानी अंश और हर को बदल देते हैं हम, केवल क्या काम करते हैं? अंश और हर को बदल देते हैं। अब सुनिए ध्यान से, अब यदि मैं ऐसे कहूँ 0, तो 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 0 में क्या लगाएंगे आप? 0/1 अंश और हर बनाए, इसको क्या बनाया आपने? अंश और हर में बदला, और अंश और हर में बदला तो ये हो जाएगा 1/0। और 1/0 का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है अपरिभाषित, यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो हम क्या लिख देंगे? 0, 0। 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। कारण लिख देना आप। कारण क्या लिखेंगे आप कि 1/0 जो होता है वो अनंत होता है या क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अनंत होता है या क्या होता है आपका? अपरिभाषित होता है। ये आपने कारण लिख दिया। इसके बाद आपको इसका आंसर बताना है कि जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 1 और -1। एक तो होती है 1 और एक होती है -1। यदि आपको कारण लिखना है तो कारण आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका कारण हो जाएगा ये डब्बा। इसके बाद हमें लिखना है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी कोई परिमेय संख्या है जो अपने ही ऋणात्मक के समान होती है, तो हाँ 0 होती है। इसका कारण यदि आप देखेंगे तो यदि आपके पास 0 है और 0 के बाद आपने पहले क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया, तब भी ये 0 जो रहेगी वो 0 ही रहेगी। 0 के आगे यदि आपने माइनस लगा दिया तो 0 जो है वो 0 ही रहेगी। आपको मैंने बताया भी था 0 न धनात्मक होती है नहीं ऋणात्मक होती है। तो ये आपके इतने प्रश्न हो गए। अब 0 का व्युत्क्रम होता है नहीं होता है? तो आप क्या कह देंगे? नहीं होता है। अभी मैंने कारण समझा दिया है कि 0 का व्युत्क्रम होता है नहीं होता है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं होता है। संख्याएं ऐसी कौन कौन सी हैं जो स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं? तो 1 का व्युत्क्रम होता है और -1 का ही व्युत्क्रम होता है। 1 का व्युत्क्रम होता है और -1 का व्युत्क्रम होता है। इसके बाद आपको बताना है -5 का व्युत्क्रम। तो 5 का व्युत्क्रम 1/5 है, तो माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस के 1/5। व्युत्क्रम करते समय चिन्ह का परिवर्तन हमें नहीं करना। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि व्युत्क्रम जब भी लिखना है तो हमें चिन्ह परिवर्तित
नहीं करना। इसका क्या आ जाएगा बेटा, x बटे 1, 1 बटे x है तो x बटे 1 आएगा, और 1 का भाग आप किसी भी संख्या में दीजिए, इसका आएगा x बटे 1, और x 1 में किसी 1 का भाग किसी में देते तो वही संख्या आती है आपकी, तो इसका x ही आ जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणा हमने करके देखा था, तो कैसा आता है, हमेशा ही परिमेय आता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणा हमेशा परिमेय ही आएगा, और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करेंगे। यदि आप धनात्मक का व्युत्क्रम करते हैं तो धनात्मक आता है, और ऋणात्मक का व्युत्क्रम करते हैं तो क्या आता है, ऋणात्मक। तो हमेशा ही व्युत्क्रम जो आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा, धनात्मक का। और यदि ऋणात्मक का पूछा जाता तो ऋणात्मक ही आता। तो ये आपकी प्रश्नावली हो गई ख़त्म। इसके बाद हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं वो समझते हैं। तो इसको लिखिए आप जल्दी से। हाँ, तो देखिए अब अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम, और अगली एक्सरसाइज है आपकी 1.2। हमें करना क्या है, इसमें परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो परिमेय संख्या आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनमें आंसर हर होते हैं, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। हर में 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। तो परिमेय संख्याओं को यदि आपको संख्या रेखा पर दर्शाना, तो संख्या रेखा जो होती है वो इस तरह से होती है आपकी। तो सबसे पहले जो संख्या आई थी वो कौन सी आई थी आपकी, प्राकृतिक संख्या। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं में 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। और इस वाली रेखा को आप, संख्या रेखा को आप दाईं ओर, किस ओर, दाईं ओर कितना भी बढ़ा सकते हैं। ऐसी हमारी कौन सी संख्या आई थी, प्राकृतिक संख्याओं को आप संख्या रेखा पर ऐसे दर्शाते थे। फिर इसके बाद आई थी हमारी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं आपकी, 0 से। तो 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। और इसको भी आप दाईं ओर कितना भी बढ़ा सकते हैं, अपरिमित रूप से। आपका मन करे जितना ही आप इसको दाईं ओर बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आए थे आपके पूर्णांक। इसके बाद क्या आए थे आपके पूर्णांक। तो पूर्णांकों को दर्शाने का तरीका क्या होता था, बीच में आएगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और इसको आप दाईं ओर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, और इसको बाईं तरफ भी आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, दाईं ओर भी और बाईं ओर भी। तो ये हो जाएगा दाईं तरफ, ये हो जाएगा इसका बायां या बाईं ओर। तो इनको आप दोनों ओर दर्शा सकते हैं। तो दोनों ओर इसको क्या कहते हैं, दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं, अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो अपरिमित बढ़ा सकते हैं, अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। अपरिमित का मतलब जब तक आपका मन कर रहा है तब तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, दाईं ओर भी और बाईं ओर भी। पूर्ण संख्याओं को केवल दाईं ओर बढ़ाएंगे, और दाईं और प्राकृतिक संख्याओं, क्योंकि इधर प्लस की संख्या आएंगी आपकी, इधर भी संख्या बढ़ती जाएंगी और प्लस की संख्या आएंगी। इसमें क्या होगा, इधर चलोगे तो प्लस की संख्या आएंगी और बढ़ती हुई चलेंगी, और इधर आओगे तो संख्या छोटी 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 होती चलेंगी, और सभी संख्या किसकी आएंगी, माइनस की। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपसे पूछा जाए कि दो संख्याओं के मध्य में कितनी प्राकृतिक संख्या होती हैं। दो प्राकृत संख्याओं के मध्य में, यहाँ प्रश्न बनते हैं, संख्याओं के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या होती हैं, कितनी प्राकृत संख्या होती हैं। तो आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। यानी एक भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। 3 और 4 के मध्य में कोई प्राकृतिक संख्या होगी क्या, तो नहीं होगी। इसी प्रकार एक और प्रश्न है आपका
कि दो पूर्ण संख्याओं के मध्य दो लगातार, यहाँ पर भी क्या आएगा, दो लगातार, दो संख्या तो आपकी बहुत सारी हो सकती है। जैसे प्राकृतिक संख्या ले ली मैंने, एक और एक ले लिया 10, तो इनके मध्य में तो कई सारी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। कई सारी मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितनी संख्या हो गई आपकी, 8 संख्या हो गई इन दोनों के मध्य में। लेकिन दो लगातार प्राकृतिक संख्या दे रखी हैं आपको, या दो लगातार पूर्ण संख्या दे रखी हैं, दो लगातार पूर्ण संख्याओं के मध्य कितनी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए, 0। इसका भी आंसर क्या आएगा, 0। दो पूर्ण संख्या लिया आपने, ये दोनों, तो इनके मध्य में कोई संख्या है क्या, नहीं है। पूर्ण या प्राकृतिक नहीं है, इन दोनों के मध्य में भी नहीं है। पूर्ण या प्राकृतिक इन दोनों के मध्य में भी नहीं है, इन दोनों के मध्य में नहीं है। इसी प्रकार से आप क्या कहेंगे, दो लगातार पूर्णांकों के मध्य, दो लगातार पूर्णांकों के मध्य कितने या कितनी पूर्णांक संख्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, 0। यानी कि कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होगी। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के मध्य में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। दो पूर्ण संख्याओं के मध्य में भी न तो कोई पूर्ण संख्या होती है और न ही पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। ऐसे ही दो लगातार पूर्णांकों के मध्य में, दो लगातार पूर्णांकों के मध्य में कितनी पूर्णांक संख्या होंगी, तो आप क्या कहेंगे, दो लगातार पूर्णांक संख्याओं के मध्य में कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होगी, अर्थात उनकी संख्या क्या होगी, 0। अब हम कल पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का निरूपण संख्या रेखा पर। आज के लिए बस इतना ही।